नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। 7 नवंबर 2025। ये भारत के लिए सिर्फ कोई आम तारीख नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा दिन था जब देश की रफ्तार, इसकी ताकत और इसकी आत्मा सब कुछ एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या-क्या हुआ। तो आज की इस पूरी कहानी में हम सफर शुरू करेंगे अपनी सरहदों की सुरक्षा से। फिर हम देखेंगे कि भविष्य के लिए क्या नया बन रहा है। उसके बाद राष्ट्र की धड़कन यानी आम लोगों की खास कहानियों को सुनेंगे। फिर कल्चरल सेलिब्रेशंस के रंग देखेंगे और आखिर में इन सबको, इन सारी तस्वीरों को एक 50 साल पुराने गीत की गूंज से जोड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की सुरक्षा की। देखिए, किसी भी देश के लिए उसकी सीमाएं उसकी ताकत का पहला प्रतीक होती हैं। और 7 नवंबर को भारत ने अपनी इसी ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया, वो भी एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग मोर्चों पर एक ही वक्त में। देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये सिर्फ 2 अलग-अलग मिलिट्री एक्सरसाइजेज नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जरा सोचिए, एक ही समय पर पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर अपनी सैन्य तैयारी को परखना, ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है कि भारत किसी भी चुनौती के लिए कितना तैयार है। एक तरफ अरुणाचल में पूर्वी प्रचंड प्रहार और दूसरी तरफ राजस्थान गुजरात में त्रिशूल। और खास बात ये कि दोनों ही जगह ट्राई सर्विस यानी अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर काम कर रही थी। और हाँ, ये अभ्यास सिर्फ पुराने तौर तरीकों या पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं थे। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो भविष्य की जंग की तैयारी हो रही थी। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल बिठाना, नई नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना और खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस ड्रोन्स को ऑपरेशंस का हिस्सा बनाना, ये सब दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी तेजी से मॉडर्न हो रही है। तो एक तरफ सीमा पर ताकत का ये नज़ारा और दूसरी तरफ देश के अंदर भविष्य को गढ़ने की तैयारी। चलिए अब सुरक्षा से निकलकर इनोवेशन की दुनिया में चलते हैं, जहां भारत एक और बहुत बड़ी छलांग लगा रहा था। अच्छा, अब हम एक ऐसी तकनीक की बात करने वाले हैं जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है, टेली सर्जरी। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझे तो एक डॉक्टर मान लीजिए दिल्ली में बैठा है और वो रोबोट की मदद से किसी दूर दराज के गांव में बैठे मरीज का ऑपरेशन कर सकता है। जी हाँ, ये है टेली सर्जरी का कमाल। और इसी कमाल को भारत ने एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया है। पेश है मंत्रासन। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये दुनिया का पहला पोर्टेबल रोबोटिक टेलीसर्जरी सिस्टम है। और सबसे गर्व की बात, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जरा सोचिए ये काम कैसे करता होगा। एक सर्जन है जो अपने कमांड सेंटर में 3D चश्मे पहनकर बैठा है, बिल्कुल किसी हाईटेक वीडियो गेम की तरह। और मीलों दूर एक मरीज के पास ये पोर्टेबल रोबोटिक यूनिट रखी हुई है। सर्जन जो भी मूवमेंट करता है, ये रोबोट बिल्कुल उतनी ही सटीकता से उसे दोहराता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देश के सबसे बेहतरीन सर्जन की एक्सपर्ट एडवाइस और स्किल्स अब भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं। कमाल है ना? तो एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ वो मजबूत नींव जिस पर आज का भारत खड़ा है। इसी 7 नवंबर को देश को रोशन करने वाली कंपनी NHPC ने अपने 50 साल पूरे किए। सोचिए, 1975 से लेकर आज तक ये कंपनी देश की औद्योगिक शक्ति का कितना बड़ा स्तंभ रही है। अच्छा, बड़ी-बड़ी मशीनों और कॉरपोरेशन से परे एक देश की असली पहचान तो उसके लोगों से होती है ना? तो अब बात करते हैं उन कहानियों की जो भारत की असली धड़कन है। ये कहानियां हैं देने की, हिम्मत की और अपने हक के लिए लड़ने की। 2078 करोड़ रुपए, जी हाँ, 2078 करोड़। ये वो रकम है जो शिव नाडर और उनके परिवार ने दान में दी है। और हुरून इंडिया की लिस्ट के मुताबिक इस दान के साथ वे लगातार चौथे साल भारत के सबसे बड़े दानवीर बने। ये दिखाता है कि भारत में देने की, परोपकार की परंपरा कितनी गहरी और मजबूत है। और अब है एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और जुनून की एक जीती जागती मिसाल है। ये है जम्मू कश्मीर की पैरा आर्चर शीतल देवी। इनकी खास बात यह है कि इन्हें भारत की नॉन पैरा यानी कि सामान्य तीरंदाजों की जूनियर टीम के लिए चुना गया है।
ये अपने आप में एक अभूतपूर्व एंड अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। जरा सोचिए, उन्होंने ये जगह 60 से ज्यादा सामान्य एबल बॉडीड तीरंदाजों के बीच तीसरा स्थान हासिल करके बनाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये हर बाधा को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रतीक है। लेकिन हर कहानी जीत की नहीं होती, कुछ कहानियां संघर्ष की भी होती हैं। इसी दिन महाराष्ट्र की कातकरी जनजाति, जो कि एक बेहद पिछड़ा हुआ आदिवासी समूह है, मुंबई की सड़कों पर अपने हक के लिए उतरी। उनकी मांगें थीं बंधुआ मजदूरी को रोकना, भयंकर गरीबी से लड़ना और अपने जंगल के अधिकारों को वापस पाना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तरक्की की इस दौड़ में न्याय की लड़ाई भी साथ साथ जारी है। संघर्ष और हिम्मत की इन कहानियों के बीच भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसी दिन मेघालय, नागालैंड और असम में 100 ढोल की ताल गूंज रही थी। तो ये 100 ढोल महोत्सव आखिर है क्या? चलिए जानते हैं। ये है वांगला महोत्सव। गारो जनजाति का ये त्योहार फसल कटने के बाद सूर्यदेव को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। ये ताल, ये संगीत, ये भारत की विविधता और इसकी जिंदा दिल संस्कृति की असली पहचान है। तो आज की ये सारी तस्वीरें, सरहद पर तैनात फौज, लैब में बनता भविष्य, लोगों के जज्बात और त्योहारों के रंग, ये सब एक धागे से जुड़े हुए हैं, और वो धागा है इतिहास। चलिए अब उस गूंज की बात करते हैं जो 150 सालों से इस देश की आत्मा में बसी हुई है। ये है वंदे मातरम का सफर, 7 नवंबर 1875। इसी दिन बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे रचा था। फिर 1882 में ये आनंदमठ उपन्यास का हिस्सा बना और देखते ही देखते आज़ादी की लड़ाई की आवाज़ बन गया। इसके बाद 1896 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार सबके सामने गाया और आखिरकार 1950 में इसे भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। सोचिए, एक गीत का एक राष्ट्र की पहचान बनने का ये सफर कितना अद्भुत है। तो एक दिन 7 नवंबर और भारत की कितनी अलग अलग तस्वीरें। सरहदों पर चौकन्नी सेना, दुनिया को राह दिखाती टेक्नोलॉजी, देने और जीतने का जज्बा, अपने हक के लिए संघर्ष, त्योहारों का उल्लास और इन सब को एक सूत्र में पिरोता हमारा इतिहास। ये सब मिलकर एक गतिशील, एक नेशन इन मोशन की कहानी कहते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, भविष्य की ओर इतनी तेजी से भागते हुए इस राष्ट्र के लिए 150 साल पुराने इस गीत की आज क्या अहमियत है? क्या ये सिर्फ गुजरे हुए कल की एक याद है, या आज भी हमारी रफ्तार को दिशा देने वाला एक ध्रुव तारा? सोचिएगा जरूर।